सरप्राइज के अंदर एक और सरप्राइज। मैंने आपके इस अपने शो में सरप्राइज गेस्ट बुलाने शुरू किए। अब उसके अंदर मैं एक और सरप्राइज डाल रहा हूं कि मैं किसी को दूसरी बार भी बुलाने की हिमाकत करता हूं, तो इस बार भी हिमाकत करने जा रहा हूं। आप लोगों के डिमांड पर, आप लोगों की शिकायत पर, मेरी अपनी गलती मानने पर मैं बुला रहा हूं एक बार फिर से वही आपके आपके बचपन से चाहने वाले और बहुत ही अलग अलग रूप में आपको मनोरंजित करने वाले हमारे जूनियर महमूद साहब। तो मैं चाहूंगा आपके सामने जूनियर महमूद जी से, चलिए हम मिलते हैं। मैं अपने दर्शकों को यही बताना चाहता हूं कि मैं जो दूसरी बार किसी को मैं जहमत नहीं देना चाहता कि फिर से वो चल कर आए वहां से और मेरे पास आए, इसलिए हम लोगों ने अपने शक्तिमान की ताकत का इस्तेमाल किया है। हम उनको ढप करके बुलाते हैं, जैसे जैकॉल लाइट में किसी को उठा लेता था। वैसे ट्रैफिक की वजह से सही करते हैं, ट्रैफिक की वजह से बहुत सही है ये भाई, हमारे ऑफिस की ट्रैफिक भी सहन नहीं करना। तो ये आ गए हैं हमारे सामने फिर से हमारे प्यारे जूनियर महमूद जी। थैंक यू जी, थैंक यू। आपको पता है जूनियर महमूद जी मैंने आपको फिर से क्यों बुलाया? नहीं भैया कारण यही है, कारण मैं इसे अपनी गलती भी मानूंगा, नहीं भी मानूंगा, लेकिन ऑडियंस की मैं रिएक्शंस को, कमेंट्स को सर आंखों पर रखता हूँ। गुड। मुझे किसी ने बार बार कमेंट किया, सर जी आपको तो बहुत सुन चुके हैं सर, आप तो हमारे दिल में बैठे हुए आइकॉन है, गेस्ट को बोलने दीजिए। गेस्ट को बोलने दीजिए, मतलब मैंने कहा ऑडियो में मजाक, गेस्ट ही बोलता रहे, मैं क्या करूंगा? क्योंकि मैं कोई इंटरव्यू, बट मुझे बाद में लगा मैंने एक गलती का मैंने ललित वर्मा के साथ की थी जी, और ललित वर्मा को मैंने कुछ कम बोलने दिया और वो बड़ा ज्ञानी पुरुष, अच्छी बात, उसको अभिनय का, उसको योगा मैं जानता हूँ। तो मैंने कहा चलो शुरुआत करते हैं एक ऐसी परंपरा जहाँ लोगों को भी मैं बताना चाहूंगा कि कभी भी आप गलती करो, आप उस गलती को लगे कि गलती है, सुनो सबकी, करो अपनी, लेकिन जब उसमें लगे कि नहीं सचमुच ये बंदा बोल तो रहा है तो उसको रेक्टिफाई करो। जब तक आप अपनी गलती नहीं मानोगे जिंदगी में कभी सुधरोगे नहीं। तो जी समझ यार, ये मेरी मजबूरी थी, विवशता थी, जैसे मैं अभी विवश हूँ पुत्र कहा करता था। तो मैंने तुमको फिर से बुलाया, अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। पर मुझे बताओ तुम्हारी तरफ से तुम्हारा क्या कहना है कि तुमको मैंने पिछली बार कम बोलने दिया? नहीं, दरअसल मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपने प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी हम बात कर चुके हैं, आप ज्यादा नहीं बोले। हुआ यूँ कि मेरी आपकी जो रैपो की बात है, क्योंकि हम पुराने हैं, ठीक है, कभी कभार मिलते हैं, दिल से मिलते हैं, आप भी खुल के बोल रहे थे, मैं भी खुल के बोल रहा था, तो कोई कमर्शियल इंटरव्यू नहीं था जी। तो मसला वो था, तो आप भी कैरिड अवे हो गया, मैं भी कैरिड अवे हो गया, तो कुछ मुझसे थोड़ा आगे ओटे। मेरी जिंदगी का ये प्रॉब्लम है, जब मैं किसी से बैठता हूँ ना तो थोड़ा सा मैंने एक ऐसा एटीट्यूड लिया है आज से 40 साल पहले से मेरे ख्याल से, जो शत्रुघ्न सिन्हा को मैंने पिछली बार कहा था ना, कोई नहीं जाएगा उसको हाथ लगाने का, नहीं उसने, मैंने ये एटीट्यूड शुरू से लिया है कि जब मैं डिस्कशन में बैठता हूँ ना तो मैं ऐसे नहीं बैठता हूँ, बोलिए मैं सुनता रहूँ, मैं ऐसे बात करता हूँ। वो मुझे आता है बीच में इंटरव्यू में नहीं आना चाहिए। तो अभी मैं आपको बता दूं, हम फिर से मिले हैं जी, मकसद है कि मैं कम बोलूंगा। वो एक फिल्म आई थी मैं चुप रहूंगी, जी। काश किसी ने फिल्म बनाई होती मैं चुप रहूंगा, लेकिन बात तो होना चाहिए। लेकिन आज आपको तो बहुत बोलती है, मर्द कहाँ बोलते हैं। नहीं, फिर भी इसमें बीच में मैं कहीं बोलूंगा जरूर, रखिए भैया, क्योंकि आप मुझे खींचेंगे तब मैं बढ़ूंगा ना। मैं आपको लीड देता रहूंगा, फिर आप बॉल, मतलब मैं बॉलिंग करूंगा, आप बैटिंग करेंगे। डेफिनेटली। चलो पहले बैटिंग शुरू करते हैं, बैटिंग शुरू करते हैं। मैं पहला बॉल आप पे मानना चाहता हूँ कि आप बहुत ज्ञानी पुरुष हैं एज फार एज इंडस्ट्री की कंसर्न। ज्ञानी इसलिए कह रहा हूँ कि ज्ञान वो होता है जो हम उसको जिंदगी में उसका अनुभूति कर लेते हैं जी, सिर्फ जानना नहीं। कई एक्टर बैठे हैं जो सबको जानते हैं, अरे मैं तो उनको भी जानता हूँ, आप जानते भी हैं और आप उठे बैठे बिल्कुल। तो आपने इंडस्ट्री से क्या सीखा? भैया बहुत कुछ। आज जो भी आप मुझे देख रहे हैं, मैं इतनी उम्र मेरी बीत गई है और मुझे आज भी सब नया लगता है जी। आज भी मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है मुझे इसके साथ भी काम करना चाहिए। तो उनसे मुझे एक जज्बा, एक जीने की उमंग, एक कुछ नया करने की उमंग, वो बातें हुई। और कुछ अदब का दायरा बहुत सीखा मैंने जी। दरअसल हुआ यूँ कि बचपन में बमुश्किल 7वीं क्लास मैंने स्कूल अटेंड की,
तो उसकी वजह ये थी, किताबों से प्रेम नहीं था मैंने नहीं था, बिल्कुल नहीं था मेरा, जरा भी जहन जाता नहीं था पढ़ाई पे। पब्लिक को कह दो कि किताबें, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे सीख कर किताबें मत पढ़ो। नहीं मैं प्लीज बोल उनसे दीजिए, आप बोलिए, आपके पास नहीं, क्योंकि तालीम बहुत वाइटल चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो जो बच्चे सुन रहे हैं जो मुझसे छोटे हैं, प्लीज़ तालीम पे फोकस कीजिए आप। तालीम आपकी सही हुई, हर चीज़ आपके सामने आती है। मुझे वो काम आएगी। जी, मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि भाई बहुत से लोग ऐसे बदनसीब होते हैं जिनके मुकद्दर में पढ़ाई नहीं होती, तो उनमें से मैं एक लकीएस्ट हूँ जिनके उसका तुमने नुकसान नहीं होने दिया। जी, तो ये बात थी। हुआ यूँ था कि मैं जब मेरे बड़े भाई को बोलता था मैं शूटिंग पे ले जाया करो, मुझे एक्टरों को देखना है, मिलना है, तो सारा माहौल मेरे जहन में घर कर चुका था भैया, समझे नहीं? इम्प्रेस हो जाते थे बहुत ज़्यादा जी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही, उनका ड्राइवर उतर रहा है, हाँ जी, हाँ, अरे मैं मतलब मेरा वो दिन कब आएगा यार। ये बात तुम अपने बारे में एम्बिशियस हो गए थे। एम्बिशियस हो गया था मैं। गुड, दैट इज गुड। जी, बहुत डेफिनेटली गॉड हैज बीन सो काइंड कि मुझे नहीं पता था कि इतने जल्दी मुझ पे इतनी मेहरबानियाँ हो जाएगी। तुमने कल्पना की ऐसी? जी, मैंने की थी साहब। मैं ये सोचता था कि मुझ में ऐसी क्या कमी है जो इनमें, मैं इन जैसा नहीं हूँ, या इनमें क्या खूबी ऐसी जो मुझ में नहीं है। ट्रूथ गॉड, मैं आपको सही बता रहा हूँ भैया, दिस इज द बिगिनिंग। जी, मैं ये सोचता था कि क्या यार, मैं गाने भी अच्छे गा लेता हूँ, नाचता क्या हूँ, ये लोग मुझे देखते रहते हैं, पैसे देते, कोई रुपया कोई 5 रुपये देते खुशी से, तो मैं क्या अप्रिसिएशन भी मेरे लिए बहुत अच्छा होता है। पर फिर भी आई लाइक व्हाट डू आई लाइक लॉट ऑफ थिंग्स। काम क्यों नहीं मिल रहा है? काम नहीं क्यों, हाँ, मैं इन जैसा क्यों नहीं हूँ, बस वो लोग मुझे क्यों नहीं ले? हाँ, ऐसा मुझे कब मिलेगा कि मेरी भी गाड़ी हो, ये हो, वो हो, तो लेस वर्क कुछ करें। इसको डे ड्रीमिंग बोलते हैं। डे ड्रीमिंग बोलते हैं, जी, करते थे। जी, जरूरी है, ड्रीम करना बहुत जरूरी है। जी, सबको बता दो, ड्रीम करना बहुत जरूरी है। जी, पूरा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो डिप्रेस मत हो, बिल्कुल मत हो, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर चीज आप सोचो आपको मिल जाए। सोचो जरूर, हाँ, सोचो, क्योंकि मालिक चाहेगा तो चीजें आपको चल के आएगी, क्योंकि ही इज सो काइंड। और मेरे साथ तो बचपन से ही हुआ, आज भी यही हो रहा है। देखिए, मैंने आप जी, बहुत रहमत है उसकी मेरे पीछे। और इतने साल, एक शेर याद आ रहा है मुझे कि बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं। ओके, शिखर पे पहुंचना भैया, कोई कमाल नहीं। हाँ, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है, टिके रहना। जी, तो आज तक लोग उस मोहब्बत से बुलाते हैं, कहीं मुझे चीफ गेस्ट बुला रहे हैं, कहीं मुझसे डांस करवा रहे हैं, जबकि उन्हें नहीं पता मैं उनके अब्बा की उम्र का हो रहा हूँ। इतनी उम्र, इतने साल के बाद भी है जी, मैं वही देखते हैं। जी, वही देखते, तो ये उसकी रहमत नहीं है जी। सो आई एम सो लकी। और ये कलाकार के पीछे देखने वालों, चाहने वालों की दुआएं भैया जो जवान रखती है। जो मानता है, मैं उसे बोलता हूँ कि सही इंसान है। जो नहीं मानता, जो कॉर्नर अप करके घूमता है, मूर्ख है, बिल्कुल सच्ची मूर्ख है। क्योंकि सर, सूरज ढलेगा तो रात आनी ना भैया। जी, मैंने काका जी के साथ काम किया, राजेंद्र अंकल मरहूम राजेंद्र कुमार साहब के साथ काम किया, रहा मैं उन लोगों के साथ। तो मैं देखता था उनकी बड़ी शेवरोलेट और ये गाड़ियाँ, वो गाड़ियाँ, मैं सोचता था भैया, कैन यू इमेजिन गॉड हैज बीन सो काइंड कि मैंने 11 साल की उम्र में बड़ी गाड़ी ली भैया। रियली? एट द एज ऑफ 11। कौन सी गाड़ी थी वो? थी अपना नहीं, शेवरलेट इनके पास थी भैया के पास। इम्पाला उस जमाने फेमस थी बहुत, तो 12-13 इम्पाला अपनी इंडस्ट्री में थी। उसमें से एक मुझे से एक नाचिस के पास है। क्या बात है, मिलिए जूनियर। नहीं, मैं बड़ाई नहीं मार रहा, घूमते थे हम तो, आज मर्सिडीज खरीदते हैं। जी, उस जमाने में इम्पाला खरीदते थे। क्या बात है। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि वो चाहा तो हुआ, मुझ में खूबियां नहीं हो रही, मेरे अब्बा को मिल जाती। वो 320 रुपए की तनख्वाह कमाते थे रेलवे में, पूरा तुम्हारा परिवार चलाया उन्होंने। तो ये है कि वो जिस पे नजर डाले और जिसको लगता है उसमें ईमानदारी है, इस इंसान में, ये इंसान इसके लायक है, जी दे उसको। जी, अब जब भी मुझे इतना पता भैया, मैं ना दिलीप कुमार हूँ, ना मुकेश भैया हूँ, ना मैं अमिताभ बच्चन हूँ, पर जिस दिन भी हमारी इंडस्ट्री की हिस्ट्री लिखी जाएगी भैया, किसी ना किसी कोने में जूनियर महमूद का नाम मेंशन होगा। इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं भैया। मैं तो आमीन कहूंगा, और मैं कहूंगा मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और वो हो गए, तुमने जो काम करके दिखाया है वो दिखा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ब्रह्मचारी की बात करूं जी, इतनी बड़ी फिल्म, इतना बड़ा प्रोड्यूसर जी, आई थिंक सिप्पी साहब, डेफिनेटली जीपी सिप्पी जी, उसमें शम्मी कपूर, कौन हीरोइन? राजश्री आंटी, उसके प्राण अंकल, मोमो आपा, इतने बड़े, उसके बीच में बच्चे 12, मुझे 12 बच्चे, उसमें सबको दिखा जी, सबसे ज्यादा प्रोमिनेंस तुमको दिया जी। मैं एक बात, कारण तो होगा, कारण ये था कि मुझे, तुमने अप्रोच किया था? मैंने कुछ नहीं किया था, होता यूं था, मैं स्टेज शो किया करता था, डांस वांस बहुत करता था मैं। एक प्रोग्राम में मैं गया
तो मैंने देखा मिमिक्री आर्टिस्ट सलीम डनलप कुछ नाम था उनका। तो वो उन्होंने एक आइटम किया कि एक चूहे के वो जो बरनी होती है उसमें एक अचार जो होता है उसमें एक चूहा गिर जाता है अचार की बरनी में, और चूहा गिरने से कुछ जरासीम कीड़े मकोड़े फैल जाते हैं, और कोई भी वो अचार खाता है तो बातें करते करते नई आवाज़ उसमें ऐड हो जाती है। अच्छा, आवाज़। हाँ, वो इतना फनी लगता था मुझे, मैंने उसी वक्त चुरा लिया भैया। अच्छा, उसने वो आइटम करता था? हाँ, वो मैंने पूरा याद कर लिया। इत्तेफाक से नेक्स्ट डे हमारी शूटिंग थी ब्रह्मचारी की कारदार स्टूडियो परेल में। तो इंटरवल में सब बच्चे लोग को बिठाया मैं जाओ तुम लोग की ऐसी की तैसी, देखो मैं क्या करता हूँ। मेरे को एक अचार वाला होता है, उसके अचार की बरनी में चूहा गिर जाता है। हाँ, और चूहा गिरने के बाद में जो भी अचार खाता ना वो तो एक नई आवाज़ आती है, ऐसा वैसा। मैंने करके बता दिया, वो इतना फनी लगा उनको, उन्होंने भप्पी सोनी साहब को बुला लिया। समझे, भप्पी अंकल आ गए, क्या है बे डायरेक्टर? हाँ, बोले ब्लडी फूल क्या तूने मजमा इकट्ठा किया हुआ है। वो मुझे बहुत प्यार करते थे मुझे। मैं कहा नहीं अंकल ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे था। तो सचिन बोला अपना, बोले अंकल उसको सुनो क्या करो, सुनो कल प्रोग्राम में जाके सीख के आइए। तो मैंने उनको करके दिखाया। मैं कहा ऐसे अंकल एक वो अचार वाले की वो बरनी में चूहा गिर जाता है, उसके खाने के बाद एक ऐड हो जाती है आवाज़ बीच में अचानक, वो बड़ा फनी लगता है। तो बोले करके दिखा, तुम्हें याद है? हाँ जी। तो फिर मैंने उनको इतना सा करके दिखाया। तो पप्पी जी ने सर डायरेक्टर ना क्रिएटिव लोग उस जमाने के, सादगी का ज़माना, शरीफ लोग, तो उन्होंने सचिन भूमिक को बुलवाया, वो सेट पे थे। तो सचिन इधर आओ, ये आज के बाद ऐसे ही बोलेगा पूरी फिल्म में, लुक एट दैट। वो तुमको कैरेक्टर का लुक, एटीट्यूड पूरा। हाँ, वो तो फिर मुझे बोले चल वो डायलॉग बोल के देखा पिकनिक वाला। अब मैं शुरू, मुझे तो वीसीआर की तरह ना, यूँ डालो देख लो क्या है, यूँ था मेरा। तो बोला अंकल आज की पिकनिक गई। अरे बाप रे, सब हंस दिए वहाँ सेट पे, अंकल आज की पिकनिक गई। तो उनको फनी लगता, बच्चा कर रहा तो और फनी लगता था, है नहीं जी। तो वो बोले यार पूरी फिल्म में पूरी फिल्म में तुम्हारा ये तकिया कलाम इस तरह का, ये इसी तरह बोला मैंने पूरी फिल्म में, पूरी एंड तक। आज भी अरे बहुत से बुड्ढे शुड्ढे मिलते हैं अपनी उम्र के, तो बोले क्यों क्या अभी नितेश भारद्वाज मिले थे, नितेश जी भी मेरे तुम्हारे सामने ये करे क्या यार मेरी दीदी आज सुबह से कुछ बात ही नहीं करती। क्या बात है? दीदी को आज शाम रवि बाबू से मिलना है और मुझे लगता है वो मिलना नहीं चाहती, इसलिए वो चुप है। तुम लोग ऐसा करो, उन्हें बाहर लेके आओ, फिर मैं उनका मूड ठीक करता हूँ। मुझे वो अभी हमने उनके लिए उनका रिकॉर्ड करके थोड़ी देर पहले किया मैंने, उसमें मुझे तुम्हारे आने से पहले कहा कि अच्छा जूनियर भी आ रहे हैं। हाँ, उसको बोलना ब्रह्मचारी का दिखा, मुझे याद नहीं है। मैंने कहा अच्छा ऐसा कुछ है, मैं पकड़ता हूँ तो ये बात निकाली। जी ओके। तो एक मैनेरिज्म बन गया, तो वो मेरा एक्स फैक्टर हो गया भैया, एक्स फैक्टर हो गया। ठीक है। एच.एस. रवेल साहब ने फिल्म बनाई संघर्ष, दिलीप साहब, संजीव भैया, बलराज अंकल, जयंत अंकल, उल्लास अंकल, वैजयंती माला जी, सब टॉप। उसमें मुझे बलराज जी का बेटा बनाया, और मैं उसी दौरान ब्रह्मचारी भी कर रहा था, और मैं डायलॉग बोलने में चैंपियन भैया। मैं यूँ रट्टा मारता था, तोते की तरह बोलता था मैं। तो लोगों में बातें, क्योंकि नेगेटिव कम खर्च होता था, एक टेक में होता तो बोले कि मुंडा लाया भाई, कमाल कितना तनु मन गया, कितों लब्या है नु, सब बातें फैल जाती। तो वर्ड ऑफ माउथ जो होता है वही चलता था। तो वो हुआ, तो फिर उनके यहाँ दुर्गा पूजा थी, मिसेस उनकी बंगाली थी, रवेल अंकल की। तो फेमस स्टूडियो में उनका ऑफिस था, और वहीं पे पूजा रखते थे। तो पूजा का फंक्शन था, तो जितने भी वहाँ पे टेनेंट्स थे मोस्टली प्रोड्यूसर थे फेमस स्टूडियो महालक्ष्मी में। तो भप्पी अंकल का भी ऑफिस था वहीं। तो सबको इनवाइट किया, भाई ये रात तारीख को हमारे यहाँ पूजा है, सब लोग आइएगा। इंटीमेसी मोहब्बत इतनी थी कि हर कोई बिना बोले भी आते थे। फैमिली थी पूरी उस जमाने में। संजीव कुमार साहब इप्टा में थे, ठीक है। उनके साथ में सत्यन कपूर एक ही अंगल। 12:05 उनका कोई एक प्रोग्राम था, एक आइटम था उनका, बहुत अच्छा एक्ट था उनका तीनों का। कप्पू अंकल, हंगल साहब, हरी भाई, संजीव भाई, तीनों ग्रेट जी। अच्छा, उनके आइटम के बाद में मेरा डांस था। अब देखिए, आपको जब वो नवाजने आता ना भैया, दरवाजे खोल देता है, यकीन कीजिए। अच्छा जी, पहले तो मैं बताया कि मैं प्रोग्राम से वो सीख के आया, चुरा के किसी का आइटम, वो भप्पी सोनी साहब को पसंद आ गया। अब क्या हुआ, यहाँ पे मैं नाचा भैया, हम काले तो क्या हुआ दिल वाले हैं, ओ महमूद साहब का, हाँ, वो रवेल साहब के यहाँ। और मेरे साथ में छोटी सी हेलन भी थी।
कि स्टेज शो हम करते थे ना, रेको डांस वगैरह, वो टनाटन। तो मैं तो कैसा था भैया, आपको याद है ना, मैं तो कंट्रोल के बाहर ही था। कुछ करके दिखाओ ना पब्लिक को, थोड़ा सा ये वाला बता दो, हम काले हैं तो क्या हुआ? तो फिर गेटअप का नशा ना। अरे गेटअप के मगर तुम वैसे ही सक्षम हो। नहीं उसका नशा वही मैंने, नशा तो वही होता हाँ इतना था, तुम्हारी का कलर चेंज, जो इतनी सी मुझसे फिर भाईजान की सब लुंगी पहन, हाँ जैसे वगैरह महमूद साहब के करना, ये करना, झटके पटके पूरे दिया करता था मैं। बप्पी साहब की निगाह पड़ी, उन्होंने देखा तो अपने पोता है, तो बच्चा अपना ही है, और कैसा नाच रहा है, और तालियां क्या बज रही भैया, क्या तालियां बज रही। तुम्हारे डायलॉग से तुम्हारा नाचना, अब मुझे नाचना देख लिया। नेक्स्ट शेड्यूल में मुझे बुलाया गया, तो उनका मैनेजर आके बोलता है, ब्रह्मचारी चल रही थी तब, शूटिंग चल रही है हाँ, कुछ तो बोले वो तेरा रिकॉर्ड और तेरी लुंगी बनियान भी ले आना। बप्पी साहब बोले हैं वो 78 का वो नहीं रिकॉर्ड होता था जी, वो ले आइयो, और ये वो मैं कहा ठीक है, 70 RPM का डांबर का होता था, तारकोल का। तो मैं कहा अरे वाह मज़ा आ गई, मेरे को नाचने की बड़ी खुशी होती थी मुझे। सब लंच हुआ, शम्मी अंकल बैठे हुए, राजू दीदी बैठी हुई हैं, मम्मू आपा बैठी हुई, प्राण अंकल बैठे हुए, सचिन भौमिक साहब और पूरी गैंग, रमेश सिपी वहाँ खड़े हुए, नरेंद्र बेदी वहाँ खड़े हुए, सब प्रोडक्शन में थे ये लोग दोनों। और लगा बोले चल फटाफट लुंगी पहन के, बनियान पहन के, मुच्छी लगाओ, चार्ली की इतनी सी मुच्छी, हाँ मुच्छी लगा करके दिखा। मुझे कुछ नहीं पता मेरा फ्यूचर क्या होना है, मुझे कुछ नहीं पता भैया, मुझे नाचना है बस। और बप्पी अंकल बोले वैसे ही नाचियो, रवेल साहब के यहाँ जैसा नाचा था। मतलब आप देखे तो सही, अब शुरू तो हुई, आप देखे तो सही। और वो मानते थे कि इसमें कॉन्फिडेंस बहुत है। भैया मैं नाचा भैया, और मैं नाचा भैया बस, मैं नाचा। बप्पी जी ने सिप्पी साहब को बोला मैं रखांगा पाजी, मैं रखांगा इस फिल्म में। हाँ बोले मैं रखांगा जरूर। उस फिल्म में कोई कांटेक्ट नहीं था उसका, कोई कांटेक्ट नहीं। अचानक राजश्री जी में बैठे भी, सचिन आते हैं अपना, सचिन पिलगांवकर, बोले दीदी बहुत नाराज है, मुझे बोलते उदास है। अब क्रिएटिव लोग तो बातें करते ना, अच्छा पता नहीं क्या गम खा रहा है उनको, अरे बाहर लेके देख मैं कैसे उनको हंसाता हूँ, हंसाने के लिए पूरा आइटम डाल। भैया ये 4 बंगले पे, पहले उस जमाने में 4 बंगले ही थे, ठीक है जी। एक बंगला आनंद रोमानी का राइटर उनका था, उनके बंगले के बाहर भैया रात की वक्त में बात कर रहा हूँ आपसे, मैं समझता हूँ 3 शॉट बच्चों के इंसेशन, ठीक है, 3 शॉट मेरे क्लोज मुच्छी उच्छी घुमाने के, हाँ वो सब भाईजान के जैसे, मोहन चूटी के 1-2 शॉट, 8 और 4-5 शॉट कंपोजिट, 12 शॉट 45 मिनट में गाना ओके हुआ हमारा, कोई कोरियोग्राफर नहीं, जैसा वो ऐसे कर चल बड़ी फुल चलो। बप्पी अंकल तो वैसे रिंग मास्टर थे मेरे भैया, मैं वैसे ही नाचा जब मैं रवेल साहब के नाचा था, वैसे ही जैसे मकारदार में नाचा था, जू का तू मैं नाचा, बस खुश हो गए, कोई कोरियोग्राफर नहीं भैया, कुछ भी ना करो, कर डालो करो। वो गाना डाले और मैं आज आपके पास बैठा हूँ, अप्रिशिएट करते हैं उस फिल्म का। 53 इयर्स का करियर है भैया, 53 इयर्स मीन्स लॉट्स भैया, छोटी बात बहुत बड़ी बात है। इतना ही मैंने इस इंडस्ट्री ने बहुत नवाजा मुझे भैया, मैं खरीद नहीं सकता, अगर मैं करोड़ों रुपया भी होते हैं मेरे पास तो मैं शायद इतना लवेबल या इतना वो नहीं होता। प्यार पैसों से नहीं आता जी, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं पैसा प्यार अपने काम से आता है। तुम्हारी कैरेक्टराइजेशन, तुम्हारा लोगों की तरफ एक जो बोला करके दिखा देना उनको, जी 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 अच्छा, बड़ा मॉडेस्ट दौर था ना उस दौर, मॉडेस्ट दौर था, ये ह्यूमिलिटी आज नहीं है मुझे। जी जी जी, आज एक बड़ा एक्टर बनता है तो वो एटीट्यूड लेके आता है। जी जी, आज बड़ा एक्टर, एक कहावत है ना कि जब पेड़ पे फल आते हैं तो पेड़ झुकना चाहिए, कोई नहीं सीखता, ये रिवर्स जा रहा है, वो रिवर्स जैसे पेड़ का होता है ऐसा होता है, तो उसके बाद इतना वजन उनके सिर पे आ जाता है ना, एक दिन और छड़ करके खुद गिर जाते, औंधे गिरते पीछे, अच्छा ये करके गिर जाते, ये उनमें से है जो हम्बल है, इसीलिए इतना आगे आए। तो ये तुम्हारा था ब्रह्मचारी का, और मेरे ब्रह्मचारी का तुम्हारा ग्रोथ, और
शमी जी और उन्होंने क्या रिएक्शन किया इसमें? शमी वो तो बच्चे को कैसे चूमते थे भैया, ऐसे शमी जी अच्छे थे। अरे बाप रे बाप, हमारे तो गॉड फादर ही समझ लीजिए ना। 12 बच्चों को ऐसे लिपटते थे जैसे कि पूछो नहीं, और थे भी ह्यूज माशाल्लाह। कोई पैर पे चिपका हुआ, कोई ये पैर पे, कोई दो यहाँ दो यहाँ दो यहाँ। हाँ बच्चा लोग चलो 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 भैया, हम शूटिंग कर रहे हैं, ठीक है, पतंग का मौसम चल रहा है। और शाम को किसी ने बोला शम्मी अंकल को ना पतंग उड़ानी है, और कारदार स्टूडियो ओपन था पूरा। हाँ, तो मैं जाके बोला अंकल वो शूटिंग में सब बोर हो रहे बच्चे, व्हाट आर यू सेइंग, क्या बकवास कर रहे हैं। मतलब पतंग उड़ानी। आप यकीन कीजिए, नो एक्सैजरेशन भैया, इधर आओ, जॉर्जी करके मैनेजर थे, उनको बुलाया, जाओ चरखियों के लेके आओ, पतंग उड़ा के लेके आओ, पैकअप, बच्चे आज पतंग उड़ाएंगे। 3:30-4 बजे लंच के बाद पैकअप हो गया भैया, सब पतंग उड़ा रहे। जीपी साहब आते हैं, देखो तो कोई कन्नी बांध रहा है पतंग की, कोई लपेट रहा है। बोली ये क्या हो रहा है। बस शमी साहब बोले आज बच्चे पतंग उड़ाएंगे। बोले वेरी गुड वेरी गुड। क्या बात। आज जमाने में क्रिकेट आ जाता है मेन खेलने का, उस जमाने में पतंग। तो इवन क्रिकेट भी होता था, यूं नहीं कि नहीं होता था, क्रिकेट भी होता होगा जी। लेकिन आज तो पागल बन है क्रिकेट का ना, आज तो बिकॉज ऑफ मैडनेस है, बिकॉज ऑफ मैडनेस। उस जमाने इतनी मैडनेस नहीं हुआ करती, क्रिकेट खेलते थे लेकिन वो हर एक्टर बैठ के क्रिकेट खेल रहा है, वो अब हो रहा है। चाहे अजय देवगन हो, चाहे अक्षय हो, चाहे कोई भी हो, शॉर्ट ब्रेक मैंने देखा है मेरे शक्तिमान में, इवन यूनिट के मेंबर्स भी क्रिकेट खेलते। तो तुमने अच्छा लगा, कैसे लगा? शम्मी कपूर के बारे में मैं कुछ जानना चाहूंगा, पब्लिक भी जानना चाहूंगी। एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी के कैरेक्टर थे शम्मी जी के बारे में। मैं एक बात प्लीज अगेन माइक तुमसे छीन रहा हूँ, और मैं बताना चाहता हूँ अपनी ऑडियंस को कि शम्मी अंकल के बारे में मेरे दिमाग में क्या फीलिंग्स है। शम्मी अंकल साथ मैंने कभी काम किया ना, मैंने तहलका में काम किया जब वो कैरेक्टर आर्टिस्ट बन गए थे, बट उनका जो एक काम करने का तरीका, डांस मैंने सुना कोरियोग्राफर के बगैर जो बताते थे उससे अच्छा करते थे। हाँ अपना। और जो सबसे प्लस पॉइंट शम्मी जी का था ना, मैं मोहम्मद रफी साहब की भी तारीफ करूंगा इसके अंदर। वो पूछते थे कौन गाएगा, अच्छा शम्मी कपूर गा रहे हैं, तो शम्मी कपूर के वो गाने का स्टाइल, बोलने का, गाने का अंदाज, तारीफ अलग अलग करके, कभी लास्ट में कूद गए थे डल लेक के अंदर। ये एक्टर थे शम्मी कपूर जी। हम जब इंस्टीट्यूट में हुआ करते थे तो मुझे याद है कि हमारे यहाँ सुनील ये कौन है, हमारा शक्ति कपूर मेरा क्लासमेट जी। हम सब लोग तो डांस में थोड़ा सा ऊपर नीचे झुकते थे, वो डांस है यार, करेंगे। एक शक्ति कपूर था, वो शम्मी कपूर के शहर में, मैंने कहा शम्मी कपूर की पूरी कॉपी कर रही है। हम लोग नए नए एक्टर सीख रहे थे, और हमारी डांस टीचर ने एक अच्छी बात कही जी, बोला आप सब लोग क्यों इतना ज्यादा शर्माते हो डांस करने जी। आपको पता है 50% से ज्यादा काम तो मोहम्मद रफी साहब कर चुके हो जी। हाउ ट्रू इट इज। यस, आपको सिर्फ थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस दिखा के स्माइल कर देना है, बस लिप सिंक कर देना, हो जाएगा, लिप सिंकिंग कर देना जी। शम्मी जी का मैं इसमें तारीफ करूंगा जी, बिल्कुल। दिखा लेबोरियस, ही वाज अ लेबोरियस गाय। तो डांस में करना सब हो जाता था जी। कोरियोग्राफर आते थे हरमन बेंजामिन साहब, बोले शम्मी यहाँ से यहाँ ना, यहाँ से खाली इतने ही बोलते हैं, बाकी 16 बीट यहाँ से तो यहाँ आएगा, फिर मुड़ के 16 बीट वहां चले जाना, हो गया जी। वो कैसे आएंगे कैसे जाएंगे, वो शम्मी अंकल, बीच में उनके झटके भी अपने वो शम्मी अंकल करते थे जी। मैं जितना मुझे याद है, कोई एक्टर नहीं कर पाया, और जो किसने भी कॉपी करने की कोशिश की वो शम्मी जी थे। उनकी आत्मा को शांति दे। मैंने एक अच्छी फिल्म की उनके साथ में तहलका जी, जिसके उर्द के लिए मुझे अभी चोपड़ा से डांट पड़ी थी। मैं आगे बढ़ूंगा जूनियर, तुम्हारे साथ कहूंगा कि तुमने और बहुत सारे एक्टरों के साथ काम जी। आई थिंक लिस्ट गिनाना शुरू करूँ तो ये तो महमूद साहब हो गए, फिर तुमने शम्मी जी के साथ काम किया, राजेश। सॉरी फॉर इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं, राज कपूर अंकल को छोड़ दीजिए आप। अच्छा, राज कपूर को छोड़ दीजिए, उसकी यू नेम दी पर्सन है। अरे क्या बात है, राज कपूर अंकल जी। एक बस मेरी बदकिस्मती की उनके साथ कैमरा या स्क्रीन शेयर नहीं की मैंने। मतलब आप दारा सिंह अंकल का नाम ले ले मैं कहूँगा, आप रंधावा जी का नाम मैं कहूँगा, आप किसी के विश्वजीत साहब का नाम ले ले मैं कहूँगा। आप सबने काम कर चुके जी। आई एम वेरी लकी। इस बारे में मैं भी थोड़ी सी अपनी तारीफ कर दूं कि राज कपूर अंकल जी को छोड़ दें, हालांकि राज कपूर अंकल जी को मैं मिला था कुछ अजीब तरीके से, पर राज कपूर अंकल के बाद जितने लोग हैं सबसे मिला हूं मैं। शम्मी कपूर अंकल, शशि कपूर अंकल, शशि कपूर के सेक्रेटरी मेरे सेक्रेटरी हुआ करते, उसके बाद जितने उनके पुत्र हुए हैं, डब्बू, चिंटू भैया, और उसके बाद में उसके अभी जो नया लड़का पैदा हुआ जो है, मैंने भी काम पूरे आर के खानदान से किया है।
कमाल का खानदान था वो। पर ये बात तो तुमने कही ना कि तुमने सबके साथ काम किया है, तो क्या तुमको और किसी एक्टर के बारे में बताओ जो तुमको जिसने तुमसे कुछ बुरा भी हो गया होगा, तुम्हारी बुरी बात लगी होगी, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ होता है। भैया मैं आपको बताता हूँ, मैं बहुत प्यारा किस्सा सुनाना चाहता हूँ और सुनने वाले से शेयर करना चाहता हूँ मैं, और जो आज के यंग बच्चे हैं उनको शायद इस बात से कुछ सबक मिले। और मैं चाहता हूँ सबक लें, वो इसलिए लें कि ये चीज़ें किताबों में नहीं होती हैं। मैं एक फिल्म में काम कर रहा था साहब, गीता मेरा नाम, दत्त साहब, फिरोज खान भी थे जी, और अपनी साधना आंटी, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर बाय साधना जी, डायरेक्टर बाय साधना। हाँ जी, गीता मेरा नाम, चेक दी थिंग जी, उन्होंने पहली फिल्म में डायरेक्शन दी थी उन्होंने। मैं राजेंद्र नाथ जी का बेटा बना था। ओके। और मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं आगे आ रहा हूँ। मैं उसे क्लाइमैक्स का सेट लगा साहब महबूब स्टूडियो में, मेरे घर से नज़दीक है, महबूब बैंड्रा में रहता हूँ मैं, बगल में। और नया नया रईस हो गया तो मैं गाड़ी वाड़ी तो थी, मेरे पास ड्राइवर भी था, शोफर भी था। कॉलर चढ़ाते थे? नहीं कुछ नहीं, बड़े बाल होते थे भैया मेरे, 2-3 चेन गले में होती थी, और सीट पे यूँ बैठे से बाल उठते थे मेरे, ये तक नहीं दिखता था मेरे। खैर वो डिफरेंट कहानी है। तो गाड़ी मुझे छोड़ के चली घर, क्योंकि घर बगल में ही था। तो कुछ लंच के बाद में शॉर्ट वॉट हुए, सब हुआ। तो साधना आंटी मुझे बोली, जूनियर यू मे गो, तुम चाहो तो चले जाओ, ये जो पोर्शन है जिंदर नाथ जी के साथ कर लेंगे, क्योंकि जिंदर नाथ कहीं और शूटिंग कर रहे हैं आज, हम बाप बेटे का रोल कर रहे थे। देखिए जी फेर इनफ, बहुत अच्छी बात है, बाय बाय, गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय, सबके गले वाले मिला। और मैंने आगे नीचे लैंडलाइन से फ़ोन किया, वो महबूब में, हाँ गेट पे जी, वो तो जहूर भाई नाम था उनका, गुस्से वाले थे बहुत। तो जहूर भाई मेरे घर पे फ़ोन लगा देते, नंबर बताओ, जानने के बाद भी बोलते थे नंबर बताओ। सबका अपना अपना ये मोबाइल तो होता नहीं था, नहीं यही मेन था। तो मैंने बोला, मैं कहा मेरा पैकअप हो गया है और मैं बस भारी हूँ, भेज दो किसी को। 2 मिनट का घर था, वो इतना रश हुआ नहीं करता था उस ज़माने में। तो खैर मैं बोले अच्छा आ रही गाड़ी आ रही। मैं फ़ोन बंद किया, शुक्रिया जहूर भाई, मिलते हैं कल इंशाल्लाह, ऐसे करके अपने आप को कवर करके बाहर निकला मैं। अब भैया मैं 3-4 मिनट जो भी गाड़ी में आने में लगने थे, तो मैं कैंटीन में गया जहाँ मैं किसी ज़माने में 30 पैसे का मिसल खाया करता था, मिसल पाव। तो मैं कहा जब तक टाइम आया उससे मिल लूँगा, अन्ना से जाके। अन्ना से मिला, वो आपको बातें की थोड़ी बहुत, और माशाल्लाह प्यार करते थे लोग मुझे भैया। और मैं बदज़बान नहीं था, बेबाक था, मैं बदज़बान नहीं था, क्योंकि अब मुझे टाइम भी पास करना है। फिर चलते चलते बाहर आया मैं। अब मैं सोचा वॉचमैन से भी बात कर लूँ, तब तो गाड़ी आएगी, बैठ के निकल जाऊँगा, एक दिल में ऐसा ख्याल है, नजर उधर भी। तो मैं उस ऐसे मूव किया तो इतने में एक मर्सिडीज आई। तो मर्सिडीज आई, बचे 10 साहब थे, 10 साहब। हाँ, तो हुआ यूँ कि मैं तो कहाँ पे गया ना, मुझे मालूम दत्त अंकल है। अब 10 साहब बच्चों को नहीं पता तो बता दो, संजय दत्त के अब्बा जी की बात कर रहा हूँ मैं, सुनील दत्त साहब की जी। तो वो बोले बच्चे, तो मैं रुक गया, मैं जी घर जाओगे? मैं जी बैठो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। पंजाबियत थी उनकी बोलने में, बहुत खूबसूरत पंजाबियत थी। हाँ, मैं छोड़ देता हूँ। मैं अंकल जी गाड़ी आई रही, और मैं तो बस वॉचमैन से 2 बतियाऊँगा, थोड़ा सा बड़बड़ करूँगा, इन द मीन टाइम गाड़ी आ जाएगी। मैंने अच्छा सोच लो गाड़ी दे रहा हूँ, मर्सिडीज दे रहा हूँ। तो बोले सोच लो। मैं नहीं अंकल आप चलिए, मेरी हिम्मत, मैं उनके पास में बैठूँ, मेरी औकात है क्या? दरअसल एक मैं सोच रहा था, सच बताऊं मैं, हाँ नहीं, इतने बड़े आदमी मेरे रोड पे आएंगे मुझे ड्रॉप करने, मेरे वो ड्रॉप करने आएंगे। नहीं ड्राइवर था उनका जी, ड्राइवर था उनका, वो पीछे बैठे थे ना, आया बजे करके तो मैं नहीं अंकल आप चलिए, पक्का सोच ले। मैं कहा नहीं पक्का। वो चले गए। अब 8-10 कदम वो वॉचमैन के पास चलता गया, मैं सोचता गया यार इतना बड़ा आदमी इसीलिए कि गरीबों को, अपने से छोटों को देख के रुकता है। ये मैंने नोट किया भैया, ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस जी। ये मैं 10 साल का हूँगा द मोस्ट, 10 साल जी, बस 10 का हूँगा मैं। अरे बाप रे, ये सुनील दत्त साहब यूँ साहब नहीं कहलाते हैं, कुछ तो है। वो मैंने चुराया वहीं के वहीं, ओके, उसी वक्त ग्रास्प किया मैंने। मैं कहा नहीं, मैं कभी इन जैसा बना तो मैं ऐसे बिहेव करूँगा जो इन्होंने किया है। अपने से छोटों को देखूंगा, रुकूंगा, गाड़ी हुई भी तो
तो एक जेस्चर ये हुआ, वो जाके सब घर में बताया मैंने, ऐसा हुआ वैसा हुआ, दस साहब रुक गए, अपनी बड़ा ही मार रहा था मैं, मालूम है कितना बड़ा आदमी हो गया, बोलना ही चाह रहा हूँ मैं उनको। तो खैर मैं एम्फसाइज ये नहीं कर रहा हूँ मैं बड़ा हो गया हूँ, बट आई एम शोइंग ऑफ। तो ऐसा वैसा ऐसा सब हुआ। कट कर दीजिए इस बात को। मैं संजू शिमला से पढ़ आते थे, तो छुट्टियों में आते थे, शिमला में पढ़ते थे जी हाँ, तो उनका ड्राइवर आता था, बोले बाबा आ गया बोले, तो मुझे बड़ी खुशी होती थी। हम दोस्तों में सबसे लंबा वो, सबसे नाटा मैं। उनके पास एयरगन होती थी, हमारे हाथ में गुलेल होती थी। पूरे पालील पे हम घूमते थे साहब। हाँ, कहीं कबूतर, कहीं चिड़िया, कहीं कुछ कुछ। ये है तो गलत बात, लेकिन मारते थे मरते भी थे एक का दुको, वो तो मारता था, और काइया था वो, बिल्कुल काइया था, बिल्कुल टनाटन मारता था वो। अच्छा, शाम को भी नरगिस आंटी सबकी क्लास लगाती थी, क्योंकि हमारे पहुंचने से पहले कोई ना कोई मकान मालिक पहुंचा था, मेरा कांच तोड़ डाला, मेरे गाड़ी के ऊपर पत्थर गिर गया, कोई ना कोई कंप्लेंट करते थे। तो एक वो रूटीन था वो। तो बट रॉकी के पहले, रॉकी के ऑफिस पहले, ओके, बच्चे थे पर तो बहुत जी यंग थे, यंग एकदम बहुत थे। ब्रैड मैंने सुना था कि मोटरसाइकिल लेके जी जी जी। फिर और बस तो ये हुआ, तो मैं फैमिली मेंबर जैसा हो गया उनके। ठीक है। तो नरगिस आंटी बंगला वही जो अजंता स्टूडियो हुआ करता जी, ये उसके साथ वाला बंगला, चर्च, बिल्कुल मतलब जो अभी बिल्डिंग बन गई है बहुत बड़ी। जी 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 वही। अब साहब हुआ यूँ कि मैं नरगिस आंटी को बेबी प्यार से कहते थे, तो हम लोग बेबी आंटी बोलते थे नरगिस आपा को। बेबी कौन बोलते थे? घर वाले सब निकनेम बेबी था, तो हम भी बेबी आंटी बोलते थे। और बड़ी मजा आती थी, कभी आपा बोल दिए, कभी बेबी आपा बोल दिए, खुश होती थी वो। तो गुस्सा बहुत करती थी, खास संजू पे। अच्छा, ये कहीं नहीं मिला तो हम लोग भी हाथों हाथ झाड़ देती थी, तुम लोग जाते ससुराल रात में अकड़ लेके, तुम लोग को नहीं मालूम क्या, माँ बाप कुछ बोलते नहीं मामा। और ये था। एक रोज क्या होता है सर कि मैं बैठा हुआ घर पे, अजंता आर्ट्स का आदमी आता है, 10 साहब का, बोले जूनियर भाई नमस्कार। मैं कहा किधर किधर यार, कि मैं तो वहाँ आना जाना बहुत है मेरा। तो बोले 10 साहब ने याद किया कल सुबह, बोले उनसे बोला शूटिंग नहीं है तो सुबह आके नाश्ता करो घर पे। मैं कहा आओ भाग, अपनी तो जिंदगी बन गई। 10 साहब वैसे ही बहुत मोहब्बत करते थे, और मेरा वैसे भी आना जाना बहुत था। और मैं कहा ठीक है। मैं सुबह पहुँच गया घर, आपा बोली चल बैठ जाओ उधर, बैठ मैं पराठे ला रही हूँ, चल। उनकी दुबली सी काली सी नौकरानी थी, उसके साथ किचन में कुछ कर रही, और कीमा रात का बचा हुआ उसे तल के बोली रात का कीमा है, हाँ पराठे ताज़ा दे रही हूँ मैं, खाइयो। यानी कितने बड़े लोग, कितने सच्चे लोग भैया, देखिए आप। इतने में अंकल आ गए, 10 साहब आ गए। मैं खड़ा हो गया, और बैजा बैजा बैया, कोई टेंशन नहीं, बैया यार। बैठ गया मैं, फिर मैं तना भैया, नीचे गाड़ी खड़ी हुई, मैं तनी सेक्रेटरी, कोई गार्जियन फार्जियन नहीं, मेरा कभी ड्रामाबाजी नहीं थी मेरी। तो बोले जूनियर यार एक फिल्म शुरू करनी तेरे साथ। मुझे तो खुशी के माली ये था कि मैं बहुत बड़ा स्टार हो गया हूँ। मैं कहा पापा जी, बोले भाई कितने दिन में बनवा देंगे पिक्चर? मैं कहा मुझे क्या, मुझे हुक्म करना है आपने, मैं तो कहीं जाऊँ ही नहीं, सिर्फ आप ही का काम करूँ। इतनी मोहब्बत थी, मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, जो मेरी सोच बूझ थी। भाई नहीं, तू घर में जाके बात कर, ऐसा ऐसा एक फिल्म मैं बनाना चाह रहा हूँ। वो 2 बच्चे हैं उसमें, एक इमेजिन करता है कि मैं जेम्स बॉन्ड बन गया हूँ, और 5 गलत लोगों को मारता है वो चालाकी से। अच्छा। 2 बच्चे 10 हाथ, 5 विलन के 10 हाथ। प्रेमनाथ अंकल, के सिंह साहब, हाँ प्रेमनाथ अंकल, सब पूरी गैंग थी, एन अंसारी, हाँ जी, ये सब 5 लोग थे। तो उन्होंने कुछ तो बोले ऐसा पता कर ले। मैं सोचता हूँ 6-7 महीने बनाऊँ, उसके बाद में एक बड़ी फिल्म प्लान कर रहा हूँ, तो ये मेरा टाइम जो है मेरा कवर हो जाए, बन जाए। मैं तो खुशी से पागल, मेरा अंकल मैं अभी 10 मिनट में आता हूँ। मैं गया घर पे, मैं कहा ऐसा ऐसा है, ऐसा अंकल ने बोला मुझे, और बस मैं 10 साहब मुझे डायरेक्ट करेंगे, मेरी तो चांदी होगी, ऐसे करके मैं बोला। सब बोले तो घर वाले बोले क्या टेंशन है, हर महीने में 10-10 दिन भी दिए, 30 दिन में हो जाएगा तेरा काम, ऐसा कुछ बात करना उनसे। कौन बोले? अम्मी बोली हमारी, हाँ, क्योंकि उनके सामने जाएगा कौन। 15-20 मिनट में मैं पहुंच गया। मैं 10 साहब ऐसा ऐसा, बोले वेरी गुड, 10 एक महीने, वेरी गुड, बोले वेरी गुड, मज़ा आ गया, कोई टेंशन नहीं, बात करते हैं, कल मेरा फ़ोन का वेट करना आप, मैं कल फ़ोन करूँगा, तुम घर बैठ करके सारी बातें होगी। कट टू, मुझे बुलाया गया वापस 2-3 दिन के बाद, फ़ोन नहीं आया, मैसेज आया कि साहब बुला रहे।
मैं गया, मैं कहा जी अंकल। बोले यार गड़बड़ हो गई यार। मैं कहा जी। और यार जिसकी कहानी है वो कहता मैं डायरेक्ट करूँगा, मसला यूँ हो रहा है। मैं कहानी बहुत पसंद कर चुका हूँ और मैं खुद करना चाह रहा था, तो समझ रहा है ना। मैं कहा जी जी जी, अब मैं नहीं कर पाऊँगा यार, किसी और को वो कुछ और देख ले कैसा हो सकता है। तो मैं कहा जैसे आपकी मर्जी अंकल, तो मुझे कहीं चिपका देना आपकी अगली फिल्म में, जैसे मेरा नेचर था। नहीं ठीक है ठीक है ठीक है। फिर वो फिल्म कलपतरू के परवेज, अगर आपको कलपतरू बाद में उन्होंने आपने जी, उन्होंने राजदेव भाई को सब्जेक्ट सुना, SD राजदेव को, राजदेव भाई ने ओके बोला, फिर मैंने वो फिल्म उनके साथ की सेम और माशाल्लाह चली, इज्जत मिली मुझे बहुत। नाम क्या था? 2 बच्चे 10 हाथ। 2 बच्चे 10 हाथ। जी जी। तो ऐसे ऐसे लोगों के घर से होके आया हूँ मैं मुकेश भैया। तो मैं कहीं वही कहता हूँ, तुम इंडस्ट्री के जिसको हम कहते हैं कि फैक्ट्री के अंदर जी, बहुत कम एक्टर हैं जो फिल्में जीते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उठते हैं। जैसे राज कपूर साहब जी खाते थे, पीते थे, सोते थे, बोलते अपने वहां पर फ्लोर पे लेट जाते थे। बस इतनी बड़ी किसी ने मजाक में लिखा था, सर फॉरेन की शराब पीते थे लेकिन जमीन पर लेटते। वाह वाह, सही है। और डेडिकेशन दीवानगी थी। ये उस जमाने में मिलते हैं, आज मुझे नहीं मिलेगा। आज तुम कहीं जाओगे तो तुमको वो लुक, वो एक पैशन नहीं दिखेगा, पैशन नहीं दिखेगा, ऑनेस्टी नहीं दिखेगी, ऑनेस्ट सच्चाई नहीं दिखेगी, बिल्कुल। और क्या बताना चाहोगे तुम अपने अनुभव? बस मैंने कुछ नहीं बताना चाहता। मैं चाहता हूँ मैं तुमको जितना भी है तुम्हारे अंदर से बाहर निकाल लूं। नहीं, बस मैं यही कि मैं दत्त साहब से इम्प्रेस इतना और हुआ। एक्टर याद, राजेश खन्ना, काका जी के साथ बहुत काम किया मैंने। जीतू भाई के साथ बहुत काम किया, शशि अंकल के साथ बहुत काम किया। अंकल के साथ काम वो एक अंग्रेज थे। हाँ? अपने वो तो अंग्रेज है पक्के, अपने जमाने के अंग्रेज उनके थे। खाने के स्टाइल हमारे भाई साहब के साथ एक बार हम लोग फिल्म करने जाते, बोला वो जब नाश्ते के लिए बोलते, मैंने खोला तो बोला शशि जी नाश्ता करेंगे? नहीं, मेरा नाश्ता है अलग से, मेरा खाना लंच भी था। तो भाई साहब देख रहे थे तो फटाक से जैसे ही खोला उसमें सैंडविच, कुकुम्बर चाहिए और वो सैलेड पड़ा। तो भाई साहब ने देखा उनको, ये मेरे खाओ ना, बोलता नहीं ये मेरी वाइफ की तरफ से है, मना नहीं कर। वाइफ की बहुत कदर कर। जी जी। वाइफ के जाने के बाद वेरी लॉयल और टूट गए बात। तभी जो कुछ एक राज कपूर अंकल में, राज कपूर साहब, शम्मी कपूर साहब, शशि कपूर साहब, ये 3 बड़े बड़े दिग्गज थे। आप दोनों की वेट बढ़ा। इस इंसान जिसका नाम शशि कपूर है, हम एडमायर करते थे। देखो राज खानदान का भी देखो, ऐसे के ऐसे खूबसूरती चेहरे पर और वो करना बना, लेकिन जैसे ही उनकी कौन सी नाम था उनकी, जेनिफर आंटी, जेनिफर उनकी डेथ हुई मेरे सामने, मैंने देखा उनके अंदर चेंज। शायद वो गम खा गया, पता नहीं कब धीरे धीरे इतने मोटे फैल गए कि मैंने उनको देखा था कि मतलब इवन शम्मी जी को क्रॉस कर गए। जी जी जी। और फिर वो कुछ साइड इफेक्ट भी हुआ उनको। साइड इफेक्ट हो जाता है जी, साइड खानदान के जीन्स में है, मोटा जीन्स में भी इन्हें कुछ दवाई का भी साइड इफेक्ट हुआ कि यहाँ पृथ्वी थिएटर्स पे बैठते थे शाम को आके, रात को आके रोज शाम को बैठते थे लोग, फिर अपना टाइम पास करते थे। सब चीज बहुत अच्छे थे, चुपचाप देखने को आते थे प्ले में। जी जी। और कभी ये नहीं कि सजेशन दे रहे हैं या कुछ नहीं, इंटरफेयर नहीं करते थे, एंजॉय करते थे। जेम ऑफ अ पर्सन। तो ये आपने राजपूत खानदान के साथ भी काम किया आपने, देव साहब से काम किया? हाँ जी, हरे राम कृष्णा। अरे राम, क्या बात है, वो तो एक कल्ट फिल्म थी जी। वो फिर उनकी उसमें भी कुछ तुम हिप्पी बने थे? नहीं, मैं उसमें गाइड बना था नेपाल का। अच्छा, इन लोगों को लेके जाते? नहीं, जब देव साहब ढूंढने आते हैं सीनत को, अपनी बहन को, तो मैं उनको सब जगह ले जाता हूँ, पशुपतिनाथ मंदिर वगैरह वगैरह, फिर हिप्पियों की झुंड में वो सब, फिर वो वहाँ दम मारो दम गा रही हैं वगैरह वगैरह वगैरह। फिर एंड तक मैं वहीं उनके साथ। यूसुफ भाई से काम जी, संघर्ष में थोड़ा सा जी, इतना ही जी। ये कैसे होते थे? संजीव कुमार के बारे में बहुत कुछ। संजीव कुमार साहब का मैं छोटा सा, अगर मैं इतना सा बता दूं, हंस रहे डायरेक्टर ने आके बोला हरी भाई शॉर्ट रेडी है, अब उनको रोना है, ऐसा स्विच ओवर मैंने नहीं देखा भैया। खुद कहते थे स्विच ऑफ होना चाहिए। नहीं देखा, जो उनके बारे में मशहूर है। यहाँ पर रो के आएंगे, हाँ बोलिए अभी क्या बात है। और कई एक्टर होते हैं, मैंने स्टेज में देखा एक एक्टर को, नाम नहीं लूंगा, मेरे साथ ही एक्टिंग करते थे वो। उनका लास्ट में एक स्टेज की बात करो, फिल्म की बात नहीं करो, एक मोनोलॉग होता था जिसमें रोते रोते पागल हो गए। फिल्म सीरियल भी शिवाला थी,
अच्छा, बहुत मशहूर प्ले है। मैं भी उसके बाद वही रोल मैंने भी किया। उसके एंड में वो टूट जाता है और टूटते टूटते मतलब वो अपनी वाइफ को के ऊपर सडनली शक करता है कि फोन में किससे बात कर रही होती है, कुछ नहीं होता है, लेकिन इसके हाथ में एक ताजमहल होता है। उसको गिफ्ट करने आता है और सडनली उसके दिमाग में देखता है कि मेरी वाइफ तो किसी से बात कर रही है और ताजमहल टूट जाता है और गिरा देता है और उसके बाद में शायद पागल रहेगा, मेरा ताजमहल टूट गया मेरा था। और उसके बाद वो मोनोलॉग जो मैं भी कर चुका हूँ जी और वो पूरा 1.5 मिनट का 2 मिनट का 2 पेज का मोनोलॉग है। मेरा ताजमहल टूट गया शिवाला मेरा टूट, और वाइफ समझानी आती है, डॉक्टर आता है और बोलता है नहीं। उसके बाद पागल वो शॉट फिल्म थिएटर का स्टेज का लास्ट शॉट था, समझ गया। उसके बाद में 2 से 3 मिनट तक रोते रहता जी समझाने करना पड़ता था, खत्म हो गया भाई। कैरी रवे हो जाता है, आई थिंक उस्मान नाम था उसका, जिसने डायरेक्ट भी किया था जी। और वो मुझे मैंने जब परफॉर्म किया था तो मैंने वो उसके बाद जैसे खत्म हुआ, हाँ चलो रोते जी। तो ये भी हमारे इस तरह की भी एक एक्टिंग की एक जमात है इतना घुस जाती है अंदर जी। तो संजीव कुमार का ये मैंने सुना था कि ऐसा कभी मत करो जी बिल्कुल नहीं तो आप डिप्रेस हो जाओगे। तो ये संजीव मैं बता रहा हूँ, मैंने 8-9 फिल्में की उनके साथ और बहुत मोहब्बती और बहुत पक्का कलाकार, गड़ा हुआ बोलते थे, नेचुरल चारों तरफ से घिसे हुए थे। वो यूं मोड़ लो तो यहाँ हो जाएंगे, यूं मोड़ लो, जिस तरह का सीन दो करवा कर डायलॉग याद कर लेते। यहाँ सिगरेट रखते थे, पैर रख के और बोले सुना क्या, सुना बोले सुना, याद भी हो रहा है, दम भी मार रहे हैं उनकी सिगरेट, ये उनकी स्टाइल थी। हाँ, उसमें गैप भी काउंट कर रहे हैं, यहाँ गैप दूंगा, यहाँ छोटा सा लाफ्टर देना चाहिए मुझे, एक लुक दूंगा सामने वाले को, सब ऐसा सुनते तो सब वो अपना जगह जगह बनाते हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, सुनाने वाले की समझ में कुछ नहीं आ रहा, डायरेक्टर भी खड़ा हुआ सोच रहा है कि भाई हरी भाई सीन सुन रहे हैं, लेकिन इन द मीन टाइम वो आदमी ने अपने खाके को ग्राफ बना लिया, मैं ये करूँगा, चलो ठीक है, चलो रिहर्सल करते हैं यार। बाप रे, फिर संजीव कुमार ऐसे ग्रेट नहीं एक्टर बोलते उनको, फिर संजीव कुमार दिखते थे, फिर हरी भाई को यूसुफ साहब तो हैं अभी जी। उनके बारे में संघर्ष में एक बात मशहूर थी, तुम बताओ सही है कि नहीं जी, कि एक उनका सीन था संजीव कुमार का कि आके डांटते हैं, आई थिंक उसके मैनेजर थे, ये मालिक थे और ये जी बोलिए, और आके चिल्ला के सुना के उसको सरा के चले जाते हैं यूसुफ भाई को। तो मैंने सुना था कि शूटिंग में शायद, क्योंकि यूसुफ के साथ मैं भी देख चुका हूँ सौदागर में, कि डायरेक्टर हिल जाता है कि नहीं मुकेश तुम्हारा शॉट पहले लेते हैं, उसका अलग लेते हैं। मैंने सुना था कि वो सीन फिर अलग अलग शूट किया गया जी। हरी भाई का पूरा विधाता की बात कर रहे हैं आप, विधाता की बात, विधाता में थे ना दोनों जी, विधाता की बात कर रहे हैं, विधाता की बात सही बात है जी। अगर ये बात सच है तो मैं इसके पीछे एक जूनियर एक बात बताऊं जो शायद ऑडियंस को भी मैं शेयर करना चाहूंगा जी। कुछ अच्छी बातें होती हैं इंडस्ट्री की, कुछ हमारे अंदर की कुछ गूढ़ बातें होती हैं जी। मैंने रियलाइज किया कि कहीं ना कहीं ये एक्टर हैं जो बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं अपने रोल को लेकर जी, और आके जैसे प्राण साहब आके बैठ जाते थे जी। तुमको पता है मधुबाला जी आके बैठ जाती थी, दिन भर गाड़ी में बैठे हुए हैं, आज कोई नहीं, आज आधा दिमाग इधर होता आधा मोबाइल पे, वो कोई डायलॉग नहीं छोड़ने देता था। ये एक्टर है उन क्या बोलते हैं, उन डायनेस्टी के लोग हैं जो देखते हैं कि सामने वाला क्या कर रहा है, बिल्कुल कहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है। अब मालूम पड़ा कि थोड़ा मेरे से ऊपर जा रहा है तो करने की भी कोशिश करते हैं। माफ करना, मैं बुराई किसी की नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये फैक्ट है और मैं तारीफ करना चाहता हूँ कि यस, अपने रोल की कदर कीजिए। मैं क्यों भीष्म पितामह बना जी, मैं तारीफ नहीं करूंगा अपनी आपकी, लेकिन मैंने डॉक्टर राय साहब को कहा था, डॉक्टर साहब मैंने आपका एक वर्ड मिस कर दिया, अरे हमारा तुमने अच्छा किया। मैंने अब ये दिलीप साहब है, ये कि मैं देख चुका हूँ खुद सुभाष घई की फिल्म के बीच में अदालत सौदागर में, मेरे पहले ही एनकाउंटर में मैंने समझ लिया था कि यूसुफ भाई के सामने आप चढ़ के डायलॉग नहीं बोल सकते। वैसे ही यहाँ पर जो विधाता सुना रहे हो, यूसुफ भाई और दोनों ग्रेट एक्टर, और उनको दिखता है कि ये 4th गियर में है तो 3rd गियर में जाना चाहिए, शायद ये हुआ होगा, आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी राइट, बट दिस इज द फैक्ट। क्योंकि ये, लेकिन मैं तारीफ करूंगा कि जब सौदागर बनी थी, सुभाष घई एक ही डायरेक्टर ऐसा है इंडस्ट्री में जो
इनको चुन्नू मुन्नू कहता था जी। मुकेश मैं चुन्नू मुन्नू को पे करता हूँ, बाकी किसी को पे नहीं करता। तो मुझे समझ में आया चुन्नू मुन्नू कौन है, दिलीप साहब और राजकुमार। और 35 साल के बाद पैगाम फिल्म आई जी, पैगाम। उनके बाद इनको साथ में लाना और किसी डायरेक्टर की बस की किसी ने ट्राई भी नहीं किया, किसी ट्राई कर नहीं सकते थे। जी, कहाँ जी, राजकुमार का अहम, कहाँ यूसुफ भाई का कद, लेकिन इन्होंने कोशिश की। बेस्ट आई थिंक द कास्टिंग कू ऑफ द सेंचुरी होगा हो गया जी। लेकिन अल्टीमेटली उनको मालूम भी पड़ा कि दोनों को हैंडल करना कितना कठिन है, कठिन है। मुझे पता, कहते थे रात को उनका फोन आता था यूसुफ भाई का, मुझे सुभाष भाई जी ने खुद बोला, और रात को 2:30 बजे फोन था, वो लाले वो रात को बाहर घूमते रहते थे, वो मैं ये सीन पढ़ रहे हैं और तू एदे विच की है कि कल उनका सीन होगा दोनों राजकुमार उनका। तो यूसुफ भाई वो बोलता मैं जाता था उनके बाद, आप सो जाइए ना, मैं संभाल लूंगा सीन को, कर लो। I will give credit because they were responsible for their performance and that's why the performance becomes great. Great. Coming back to our story, Junior. जी। तुमने बात उठाई थी दत्त साहब की। जी। मैं बीच में एक बात बोलते बोलते रुक गया था। जी। दत्त साहब मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही इंडस्ट्री के ऐसे एक्टर है, पॉलिटिशियन और एक्टर, जो रियल मायने में एक्टर भी थे और रियल मायने में पॉलिटिशियन भी थे। ये 2 रोल एक साथ में 10 एक्टरों ने निभाने की कोशिश की। जी। गोविंदा जी, राजेश खन्ना ने भी ट्राई किया, अमिताभ बच्चन जी ने भी ट्राई किया, राज जी कर रहे हैं, शत्रुघ्न कर रहे हैं, विनोद खन्ना कर चुके हैं, जा चुके हैं। उसमें मैंने कहीं भी किसी एक्टर में वो ह्यूमन वैल्यू नहीं देखी जो मैंने दत्त साहब में देखी। दत्त साहब देखो, जब आप एक्टर बनते हो, पॉलिटिशियन बनते हो, मैंने कई बार कहा भी था कि नेता अभिनेता में क्या फर्क है। जब आप अभिनेता रहते हो, आप सपने दिखाते हो, आप उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं। ठीक है। अभिनेता जब नेता बनता है वो भी सपने दिखाता है, पर वो सपने का रिस्पॉन्सिबल है। पब्लिक पकड़ सकती है उसको जी। ये किसी ने भी रियलाइज नहीं किया एक्सेप्ट दत्त साहब। जाते थे, उन्होंने सुना उनके एरिया में घूमते थे, जैसे तूने कहा, पूछा यार बैठ जा, बैठ। अब उनके अंदर वो अच्छाई थी। और मैं कई बार कहता हूँ कि इंडस्ट्री का प्रॉब्लम अगर कोई सॉल्व कर सकता था, जो अभी भी है इंडस्ट्री को, दत्त साहब कर सकते थे। लेकिन दत्त साहब, माफ करना फिर नहीं बोलूंगा, सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं थे। जी। जो हमारे महानायक थे। जी। करना चाहिए था, वो कर सकते थे, कर सकते हैं आज, उस जमाने में कर सकते थे। राजीव गांधी के टाइम पे जब अमिताभ जी उनके घर के एक मेंबर थे, अगर दत्त साहब होते तो अपन इंडस्ट्री का अभी तक इनकम टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स माफ हो चुका, काफी कुछ होता, काफी कुछ सुविधाएं होती। छोड़िए, मैं कौन होता हूँ किसी को क्रिटिसाइज करने वाला। मुझे कई बार कहते सर आप क्यों बोलते हो, मैंने कहा मुझे जो बुरा लगता बोल जाता। मैं अभी वापस आऊंगा उस बात के ऊपर। मुझे बताओ तुमने राजेश, बिकॉज मुझे राजेश खन्ना कभी कभी इंट्रीट करता है कि भाई मैं क्यों नहीं मिला उनसे, उनके बारे में कोई अच्छी बात बताओ, बुरी बात बताओ, जो बताना चाहो। मैं काका जी के साथ महीने में 10-11 दिन मिनिमम हुआ करता था। जी। कटी पतंग, हाथी मेरे साथी, आन मिलो सजना, आपकी कसम, छोटी बहू, दिल दौलत दुनिया। जी मैंने कहीं भाई बनाऊं, कहीं भतीजा बनाऊं, कहीं नौकर बनाऊं। भैया सबको पता है इतने बड़े सुपरस्टार द ओनली मेगा स्टार जो हुए हैं, सुपरस्टार में तो कोई हुआ ही नहीं। लोग बोलते हैं, मैंने देखा है भैया। इतना मैं जरूर शेयर करना चाहूँगा कि बहुत खुश नसीब हूँ मैं, जो मैंने देखा, कि जो मैंने देखा वो बयान भी नहीं कर सकता मैं आपसे। किताबों में, उपन्यासों में बातें नहीं मिलेगी जो मैं रूबरू देखा हूँ मैं। वो कहते हैं ना कि उनकी वाइट इम्पाला थी, शेवरलेट थी, टॉप उनका ब्लैक था, मगर शाम को वो लाल हो जाती थी लड़कियों की किसी से लिपस्टिक से। ये कहानी नहीं भैया, सब हुआ है, देखा है तुमने, ये सब देखा है। इसीलिए सुपरस्टार वर्ड उन्हीं के लिए ये बात लोगों ने चुरा के अपने आप को। एक बात शायद लोगों को पता नहीं, हम कटी पतंग की शूटिंग कर रहे थे नटराज में, अंधेरी में। तो शक्ति सामंता साहब के पास में बड़े से पढ़े लिखे आदमी सूट पहन के आते हैं। तो हमारी इंडस्ट्री में कोई सूट पहन के आता नहीं स्टूडियो में नहीं आता। हाँ, तो समझ में आ जाता है बाहर का आदमी है, तो सब खिंचाई में लग जाते हैं, कौन आइटम है कौन है। तो पता लगा किसी कॉलेज के प्रिंसिपल थे, वो अंग्रेजी बोल रहे थे। तो अंग्रेजी में हमारा हाथ तंग था, जिसका हाथ तंग था पीछे हट गए। तो फाइनली वो शक्ति साहब के पास गए। तो शक्ति साहब से कुछ बात की, हमको तो कुछ पता ही नहीं। तो कप्पू अंकल, सचिन कप्पू अंकल, हम लोग बोले अबे क्या है बे, क्या बोल गया वो? वो बहुत कविताओं को लेकर, अबे बोल क्या गया वो?
पता तो करियो मुझे बोलते थे, क्योंकि मैं भी उनके गांव से लग के हूँ ना, तो मैं ठहर जाओ ना, और मैं कहीं भी घुस जाता था, मेरा ऐसा था, अरे पता कर तो मैं गया, मैं तो पता ही लगा भैया कि वो प्रिंसिपल अपने कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज का कोई वो था, स्पेशल परमिशन लेने आया था कि मेरे कॉलेज की बच्चियां कल या परसों, जब आप ठीक समझे, शूटिंग देखने हैं और तस्वीर खिंचानी उनको काका जी के साथ, वो परमिशन लेने आए, कॉलेज की लड़की, हाँ कुछ हो, ठीक है जी। अब वो आ गए साहब, रिजॉल्व कर दीजिए ना, वो दिन आ गया। हाँ, और ये तो सांबर के जैकेट पहने हुए थे, फाइट वाइट सीक्वेंस के, हाँ, तो मिट्टी कलर का सांबर का वो पहन के आए थे, और सब बस आती है लड़कियों से भरी हुई साहब, नटराज में, ये खड़े हुए सिगरेट पी रहे, डनिल पीते थे काका जी, बातें कर रहे हैं। हम लोग स्टूडियो में तो कोई नखरे नहीं थे ना, स्टूडियो के बाहर नखरे, स्टूडियो में सब अपने ही ना, खड़े के बातें करे, अचानक चीखों पुकार की आवाज आ रही भैया, ये पागल हो गए। जो लड़कियां दौड़ के आई हैं भैया, और जो काका जी का हाल हुआ है उधर, ओ कपड़े खराब हो गए, कंटिन्यूटी में जाम, कपड़े धुलने गए, वो शूटिंग कैंसिल करनी पड़ी, वो सीक्वेंस कैंसिल उस दिन का करना पड़ा, और काका जी पागल हो गया था भैया, हम आंखों से देखे साहब। काका जी का क्या खुद का रिएक्शन था? वो तो पागल थे, नहीं क्या करेंगे, एक दो तो बात के 25-30 लड़कियां भाई भैया, और सब जवान अच्छी बच्ची हैं, जब कॉलेज की जो इतनी दीवान की, और क्या कोई यूं नोच रहा, कोई यूं नोच रहा, ये तो नहीं था कि सेल्फी ले लो, ये हाँ, वो उनका कुछ भी नहीं, अच्छा सेल्फी का सिस्टम था नहीं, क्योंकि ये था ही नहीं, तो एक कैमरामैन वो लेके आए थे, हाँ, तो प्रिंसिपल क्या बोला, 2 फोटो खींच के चले जाएंगे, अब हर लड़की सोलो खिंचवाना जा रही उनसे, नोच दिया उनको, नोच दिया भैया। ये थे राजेश खन्ना, नोच दिया उनको, हमारे रियल सुपरस्टार ऑफ द जी जी। और मैं खुशनसीब इसलिए मानता हूँ कि बहुत टाइम निकाला मैंने उनके साथ, और बस भाई समझ। एंड में एक बात पूछूंगा जी जूनियर जी, कि ये एक दिखती है कि बात कि चाइल्ड स्टार बहुत आए जी, डेजी ईरानी एक जमाने में, सुभान अल्लाह, हनी ईरानी, सुभान अल्लाह, बेबी फरीदा, शाहिद, ये ऐसे थे कि इतने क्यूट दिखते थे कि फिल्में उनके नाम पे बिकती थी, लोग अंदर उनके नाम में देखने को आते थे। बेशक, छोटी बहन बोलो जी, या जी, जो तुमने नाम दिया, इवन शेख मुख्तार के साथ एक फिल्म थी जिसमें मैंने देखी हुई, बर्मा रोड, आप बर्मा रोड की बात कर रहे हैं? बर्मा रोड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक बात कर रहा हूँ, कैदी नंबर 211, कैदी नंबर 11, उसको ये सब चाइल्ड आर्टिस्ट बड़े होने के पहले कहाँ गुम हो जाते, क्यों हर इतना अच्छा, जैसे हमने उस दिन बात उठाई थी कि क्यों 15-20 साल के बाद में एक एक्टर को ऑडिशन क्यों देना पड़ता है भाई, आप उसकी फिल्म देखिए, अच्छा है, उसको कास्टिंग करना है, करो ना करो, डोंट टेल हिम टू रीड दिस लाइंस फॉर मी, जो आजकल के हर सीरियल के बाहर किया जाता है, जो मैंने जिसके लिए मैंने सिंटा को कहा था कि आप एक रूल बनाइए, पर ये जितने भी अच्छे एक्टर हैं उनको तो बाय रूल हीरो बन जाना चाहिए था, तुमको क्या लगता है क्यों नहीं बनते? भैया देखिए, मैं जो मेरी सोच, मेरी समझ, जो मेरा तजर्बा है वो बोलेगा, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है। एक 9 साल का बच्चा महमूद साहब को इमिटेट कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, आज वही बच्चा करेगा शायद इतना इंप्रेस नहीं करेगा। मैं बड़ा हो के मेरी पर्सनैलिटी क्या डेवलप होने वाली मेरे बाप को नहीं पता, तो तुम्हें क्या पता, मुझे क्या पता, ठीक है। बेबी नंदा थी, वो नंदा बनी, मैं आपकी बात यहाँ पे बहन बन गई, हाँ बहन, लेकिन वो बहन के रोल में नहीं, हीरोइन नंदा जी, हीरोइन तो पहले राजेश खन्ना के साथ, यस, काका जी, शशि अंकल की पेट, और वो बचपन में रोल करती थी, हाँ बेबी थी, ठीक है, बेबी नाज थी, सक्सेसफुल नहीं मगर हीरोइन बनी, वो भी बनी, ठीक है। आइए फिर हमारी नीतू सिंह हीरोइन बनी, तो उसी तरह से कुछ लोग ऐसे, कमला हसन के बारे में, कमला हसन बचपन में थे, वो बहुत मेगा बन गए, चिंटू कपूर ने 2 फिल्में की, वो भी बने, लेकिन चिंटू कपूर चाइल्ड स्टार से बहुत नहीं चले थे, लेकिन ये लोग तो चाइल्ड स्टार ही थे, वही ना। अब तो बड़े होके डेजी कैसे निकलेंगे, डेजी को अंदाजा नहीं था, हम कैसे निकले, तो हो सकता है अब हमारे बीच में एक गुड लुकिंग सचिन था, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन थी, मगर हीरो तो बना, आप उसको हीरोइन, ऐसे तो नहीं कहेंगे वो हीरो नहीं बना। तुम्हारी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि कारण मैं समझता हूँ अपनी तरफ से कि यहाँ इंडस्ट्री में कोई किसी का माई बाप नहीं होता, जी जी, और आप चाइल्ड स्टार में चलते हैं तो आपको चाइल्ड स्टार के लिए लोग टूटते हैं, पड़ते हैं, उसको साइन करो, पकड़ो, नखरे, ऐसा 1.5-2 करोड़ जैसे, तो उसमें वो लड़का
आज बड़ा होकर जी क्या बनेगा, जैसे तुमने कहा कि वो उसका फेस क्या शेप लेगा, जी उसकी पता body- नहीं ना body मुझे। क्या shape यस लेगी। यस यस तो एज ए चाइल्ड अच्छा लगता है। जी आफ्टर 14, 15, 16 के बाद में आप Expand जो होता है। आपका बॉडी का स्ट्रक्चर बदलता है, बेशक फेस बेशक बदलता है। ये गॉड गिफ्ट है। आपकी किस्मत अच्छी है, किसी तरह कहते हैं कली जो है वो फूल कैसे बनेगी, जी। कली को भी नहीं मालूम। जी जी तो ये कुछ एक्टर है जो बड़े होने के बाद में भी अब डिजायरेबल लगे कि इसको साइन करो, जैसे सचिन बोला जी, इनके जी। बारे में बात की। चिंटू कपूर भाई की बात ले लो। हाँ। मेरा नाम जोकर में कैसे थे भैया, छोटे यंग में अजीब थे। अब जब तक बॉबी आई 73 में, चिंटू लगा ना राशिक आ गया नया रोमियो, तो कह रहा हूं कि वो बात हो गई थी, वो अच्छा फेस निखर के आया माशाल्लाह। किस्मत ऊपर से सोने पे सुहागा, फनकार लाजवाब। फनकार लाजवाब। तो एग्जैक्टली तो जी, मतलब इसमें। इसका मेरे सवाल का जवाब ये है कि हर चाइल्ड आर्टिस्ट जरूरी नहीं है कि आगे जाके फिल्म स्टार या एक्टर या सक्सेसफुल लीडिंग स्टार बने, लीड स्टार बने, जरूरी या नहीं। जी क्योंकि उस वक्त बॉडी की ये मेरे को इस रोल में सूट करता है, जी। यार ये अभी मुझे ये फेस सूट नहीं करते, हमारे यहाँ सब यही है। यही तो है। इसीलिए चाइल्ड स्टार, कई स्टार तुम अगर गिनती करना तो कम से कम 10-15 स्टार तो गुमनामी में चलेगा जी, सैडली है कहे, बट उन्होंने अपनी इनिंग खेली। जी जी। द बिगेस्ट एग्जांपल इज हनी ईरानी। हनी ईरानी, जी And जी डेज़ी जी ईरानी। जी, यार जब माशाल्लाह। बड़ी हो गई तो उनका स्ट्रक्चर ही पूरा चेंज। जी 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 पहले वो क्यूट दिखती जी, थी, जी। धीरे धीरे वजन बढ़ गया, फिर जी धीरे वो जी कर जी देते हैं। जी सो आई थिंक बहुत बातें कर ली, जी। और मैं समझता हूँ कि ऑडियंस को जो मेरी तरफ से शिकायत या मेरे लिए शिकायत थी, ये मेरे बोलने से शिकायत थी, मैंने कोशिश की अपनी जबान को बंद रखने की, और इन्होंने भी अच्छी लीड ली, और हमने काफी कुछ आपको अपनी इंडस्ट्री की पुरानी जी, वजह ये है कि रैपो की वजह से सब बातें होती है। एग्जैक्टली, जी, जी। न तुम में अहम है न मुझ में जी, अहम जी, है, जी, जी। हम लोग साथ में बैठ के कुछ भी बातें कर सकते हैं। जी जी मैंने इनको दूसरी बार इसलिए बुलाया जी। कि आपको लगा था कि पिछली बार मैंने ये जब बोलने लगते थे तो इनके होठ को मैं पकड़ लेता था, क्योंकि मुझे अपनी बात भी कहनी होती थी। आज भी मैंने कुछ बातें कही, मुझे लगा जरूरी है कहनी, जी पर इन्होंने जो बातें कही, कमाल की बातें कही जी हैं, जी इन कमाल के आर्टिस्टों की बातें की हैं। जी जी दत्त साहब होवे या संजू होवे, संजीव कुमार होवे, काका जी होवे, शमी अंकल, शम्मी अंकल फॉर एग्जांपल, जी जी इन सब के बारे में बहुत लोग जानना चाहते थे। जी। आज मैंने जानबूझ के इनके मुंह से वो निकलवाया, जी, जी। क्योंकि इन्होंने सबके साथ काम किया। जी जी सो मैं समझता हूँ कुछ तो मैंने अपने श्रोताओं को, अपने व्यूअर्स को मैंने कॉम्पनसेट किया। कॉम्पेंसेट किया। पर इन्होंने तो मुझे ये कहा है कि हर महीने मुझे बुला लिया कि जी, जी। भाई मैं आऊंगा आपको। मैंने कहा हाँ, मैं इस तेरे को इस शो का फैमिली मेंबर, क्या लाइफ मेंबर बनाता है। अच्छा होगा। जी। चलते हैं, देखो अभी यही जैसे चाइल्ड स्टार बड़ा होके कैसे बनेगा, वैसे मेरी जो अभी शो है वो भी चाइल्ड है, बिल्कुल शो है। जी जी बड़ा होके क्या बनता है वो आने वाले दिन बताएंगे। बिल्कुल अगर बिल्कुल मेरे में ऑनेस्टी है, जी जी इरादे बुलंद हैं, लोग मुझे कोऑपरेट भी करते हैं, जी, लाइक भी जी, करते हैं, तो जी, ये शो और आगे जाएगा। अभी तो मैंने जैसे पिछली बार भी कहा मैंने कि ये तो मैं अपने ऑफिस में ही बना रहा हूँ, मैं अपने खुद के पैसों से बना रहा हूँ। जी जी मेरे पास वो सेट नहीं है जो बड़े बड़े इनके जो रियलिटी शोज वालों को होते हैं। चैनल बना के देते हैं। जी 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 कोई चैनल सामने आएगा तो हम आपके सामने भी पेश करेंगे, जूनियर महमूद को भी पेश करेंगे, जी। और फिर से हम अपने किलविश से भी मिलाएंगे, जी जी और जी दुनिया भर की बातें आपको सुनाएंगे। सो नाइस। So this is my show, दी मुकेश खन्ना शो। I hope you have enjoyed it. इनको और भी दुआएं दीजिए, क्योंकि इनकी अभी बहुत इनिंग्स बाकी है करने। इन्होंने अभी भी बहुत कुछ करना है, जी जैसे कि अभी इन्होंने प्यार का दर्द में दिखाया अपना। जी जी और अगले, जब मैं अगला आपके सामने लेकर आऊंगा अपना ये एपिसोड, तो मिलाता हूँ आपको एक और शख्स से। इंतजार कीजिए। गुड। All the नमस्कार। best. नमस्कार।